नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम दोस्तों। सब लोग कैसे हैं आप? नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? सब लोग ठीक ठाक हो? बढ़िया, मजे में? तो आज शनिवार का दिन था, काफी अच्छा दिन, काफी बढ़िया दिन रहा दोस्तों आज का। दिन भर में आज मेरी कोई क्लास नहीं थी। आज एक ही क्लास थी अपने पूरे दिन भर में, एक ही अपनी क्लास है, वो अब 8:30 से 10 पढ़ने वाले हैं। आज बड़े दिनों के बाद में लड्डू के साथ हमें आउटिंग करने का मौका मिला। आज कई दिनों के बाद में हमने लड्डू को घुमाया। काफ़ी दिन से मैं काफ़ी व्यस्त था, कभी क्लासेस में, कभी स्टूडियो के सेटअप में, कभी चीज़ों को चेंज करने में, कभी ऑफिस बनाने में। तो पिछले 1 महीने से मेरा शेड्यूल बड़ा व्यस्त चल रहा था, बहुत व्यस्त चल रहा था। मतलब ऐसा कि सैटरडे और संडे का भी मेरे पास टाइम नहीं था। लगातार कंटिन्यू क्लास होती थी, या कभी ऑफिस के काम होते थे। निधि बेटा, मेरी पवन सर से बात कल हुई थी, कल शाम को मेरी पवन सर से बात हुई थी। तो बेटा देखो, उस बारे में पवन सर ने मुझे यही बताया कि सर ये डिसीजन फाइनल है, कि ये निर्णय सर फाइनल है, मतलब चेंज नहीं हो सकता। उन्होंने ये फाइनली प्लान कर लिया है कि बेटा वो क्विट कर रहे हैं। अब वो बेटा देखो, उस चीज़ को मैंने सर से बात भी करी थी। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं, बच्चों का बड़ा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है सर, थोड़ा उनके बारे में थोड़ा प्लान कर लो। तो कह रहे सर मैं मतलब बहुत चीज़ें सोच रहा हूँ सर, बहुत कुछ करके मैंने लास्ट में अब मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि मुझे ये क्विट करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों देखो, ऐसा है कि मैंने भी सर को बोला है कि सर आप कुछ देखो इनके बारे में। तो सर ने कहा कि सर मैं कुछ सोचता हूं, वैसे मेरा डिसीजन फाइनल है। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे आप मुझे बोलो कि सर आप ये काम करवा दो, मैं कहूँ बेटा देखो ऐसा है, मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं है, पर मैं देखता हूं। मेरे लिए पॉसिबल तो नहीं है, तो मैं देखता हूं। तो उसका मतलब यही होता है कि आप एक सांत्वना दे रहे हैं कि मैं ट्राई तो करता हूं, लेकिन संभव नहीं है। तो संभव नहीं है, इसका मतलब बेटा वो क्विट कर रहे हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी। अब देखो, ये बात मैंने बेटा आपको कल भी बताई थी, ये बात बेटा मैंने आपको कल भी बताई थी कि जो सर का डिसीजन है बेटा, वो किसी कारण से लिया गया डिसीजन है। वो मतलब एनी हाउ कोई रीजन, कोई कारण रहे इन बातों के बेटा, इनके पीछे कई सारी बातें रही हैं जिनके कारण ये डिसीजन होता है। तो उनके बारे में बेटा देखो अपन डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है कि आप उस चीज को, आप उस बढ़िया प्रकार को जो कंटेंट चीजें मिलती हैं उनको अगर ऐसे बीच में छोड़ देते हैं तो एक बच्चे का रूटीन बड़ा खराब हो जाता है। तो मेरा भी सर से यही ओपिनियन था, ये विचार था कि क्यों ना सर कुछ ऐसा प्लान कर लो कि एटलीस्ट जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका सीजीएल 2022 का पेपर है, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, एटलीस्ट वहां तक की गाड़ी खिंच जाए सर, एटलीस्ट वहां तक की गाड़ी खिंचाए। जो बच्चा अपने इस वाले एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहा है ना, उसका तो मतलब काम हो जाए बढ़िया, वो काम कर पाए। और फिर जो नया बच्चा आएगा, जो इसके बाद अगले फेज का, जो अगले नेक्स्ट दौर का बच्चा आएगा, मतलब तो उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले ही नए एजुकेटर से बन चुकी होगी। एक्स एजुकेटर मान लो, उससे उसका म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग का एक ऑरा बन जाता है बेटा, तो फिर वो उसी में कंफर्ट फील करेगा, है ना। तो मतलब ऐसा क्या होता है ना बच्चे देखो, एक अब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूँ। रीजनिंग पढ़ाने वाले भारत में हजारों एजुकेटर हैं, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। लेकिन हर एक बच्चे का एक एजुकेटर के साथ में एक ऑरा बन जाता है, उसका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात बन जाती है। उसमें आप एक भाई वाला रिलेशन मान लो, एक पिता बेटे वाला रिलेशन मान लो, एक दोस्त वाला मान लो, एक कंफर्टेबल जोन अपना आ जाता है ना। फिर उसके बाद ना हमें कोई दूसरा व्यक्ति अगर उससे बढ़िया भी पढ़ाएगा ना, तो अपने मन में आता है कंपैरिजन, यार वो तो ऐसा था कि ये ऐसा है, ये तो यूं था, वो तो यूं है। तो मतलब वो कंपैरिजन के चक्कर में ना बच्चा पढ़ नहीं पाता, फिर पढ़ नहीं पाता। मैं दोस्तों आपको सच बताऊं, मैंने जीवन में आज तक केवल एक बार कोचिंग करी है, एक बार। मैं केवल एक ही मास्टर से पढ़ा हूं आज तक, जीवन में एक ही मास्टर से पढ़ा हूं, और इसके अलावा मुझे किसी और का पढ़ाया समझ ही नहीं आता। भाई ऐसा तो नहीं है कि मतलब दुनिया में मास्टर और कोई है ही नहीं, मैं जिनसे पढ़ा हूं वही बेस्ट है, नहीं, उनसे बढ़िया वो टीचर होंगे, पर मेरे लिए वही बेस्ट है, अपने लिए वही बेस्ट है। मतलब मेरे को आप कहो ना ये मास्टर दुनिया का सबसे बढ़िया मास्टर है, मैं कहूंगा ना, अपना वो मास्टर जिंदाबाद है। आप कहोगे वो सर बहुत कीमती है यार, मैंने कहा ना, अपना मास्टर बहुत कीमती है। ऐसा है, ऐसा है बेटा, हर एक व्यक्ति का अपना अपना दौरा है, अपना अपना चेंज है। तो पवन सर बेटा फाइनली छोड़ रहे हैं। आप लोग अभी
उस चीज को कंटिन्यू कीजिए, अपनी बातों को पढ़ते रहिए, ठीक है। आज का दिन मेरा बड़ा रहा एनर्जेटिक, बहुत सारा मैं घूमा, बहुत सारा आज एंजॉय किया, और उसके बाद अब मैं पहुंचा हूं स्टूडियो क्लास लेने के लिए। बच्चों शुरू करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में बच्चों आपने बात करी थी कल। एक तो हमने आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया था, एक आपको सर्किल के बारे में बताया था। मैंने बताया था इन दोनों के क्वेश्चन पेपर में काफी कम आते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल को बच्चे हम पढ़ रहे थे, वर्ग और रेक्टेंगल को हम लोग पढ़ रहे थे, और मैंने कहा था कि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट तो हैं, इनके पेपर में सवाल तो आते हैं, बट कम आते हैं, हमेशा नहीं आते हैं, कम आते हैं, हमेशा इनके बारे में बातें नहीं होती हैं, ये सवाल कभी कभी आते हैं। तो आप इस बात को ये समझना बेटा कि मान लो आपके पास एक स्क्वायर है दोस्तों, मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, इसके अंदर अगर मैं इस प्रकार की कई लाइनें बनाकर इसके कई पार्ट बना देता हूं बेटा, इसमें अगर मैं इस प्रकार के पार्टीशन कर देता हूं, आप इन सबको एज स्क्वायर ट्रीट करना। आप इन सबको क्या होता है बेटा, एज स्क्वायर ट्रीट करना। आप ये मान लेना कि आपने ये ऐसे स्क्वायर बनाए, मैंने थोड़ा बहुत लाइनों को बेटा ऊपर नीचे बना दिया होगा, वो एक मतलब बनाने का तरीका ही है और कुछ नहीं है। आप तो इनको यही मानकर चलना कि आपके लिए पूरा पूरा सवाल एक सही है, ठीक। अब ये क्वेश्चन बेटा आपके सामने अगर स्क्वायर का आता है, वर्ग, तो आपने कहा जी आखिरी कोने को आखिरी कोने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुणा 5 कर देंगे 25, फिर 4 गुणा 4 कर देंगे 16, फिर 3 गुणा 3 कर देंगे 9, फिर 2 गुणा 2 कर देंगे 4, और 1 गुणा 1 कर देंगे 1। 55 हमारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। अगर कभी इस प्रकार के क्वेश्चन में बेटा हमसे वर्ग की बजाय रेक्टेंगल पूछ ले, अगर कभी बेटा इसमें वर्ग की बजाय आपसे आयत पूछ ले, तो आयत ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है बच्चे, आपको पता है कि 1 से लेकर 5 तक जोड़ोगे, इनका जोड़ बनेगा 15। तो जाहिर सी बात है अगर ऊपर से नीचे जोड़ोगे बेटा तो 1 2 3 4 5 का जोड़ भी 15 बनता है। मैंने बच्चों इसका फॉर्मूला भी आपको बता दिया था कि ये फॉर्मूला आखिर ड्राइव कैसे हुआ। तो उसका कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा था कि n इंटू एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर होता है। आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 लिखी बेश है, नहीं है। अगर रो और कॉलम कभी अलग अलग आ जाते हैं, एक साइड में जानकारियां अलग और एक साइड में अलग आ जाती हैं, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट ये बात आपके लिए क्लियर हो सकती है। कई बच्चे कह रहे बीच में लैग आ रहा है, बेटा मैंने एक बार रिफ्रेश किया था, अब बताओ ठीक चल रहा है क्या? अब बताओ आवाज ठीक आ रही है? बफरिंग मैंने 1 मिनट के लिए करवा दी थी बीच में। अब देखो बेटा ये जो सवाल है ना, ये होते हैं फिक्स पैटर्न वाले सवाल, मतलब ये तो फिक्स पैटर्न वाली बात ही है। पर कई बार एग्जामिनर क्या करता है बेटा, आपको एग्जैक्ट फिक्स सवाल नहीं देता है, वो थोड़ा सा सवाल में टेढ़ा मेढ़ा पॉइंट, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फेज आपको सवाल में दे देता है कि आप इसमें काउंट करके बताओ, जैसे हमने कल ये सवाल किया था। तो आपको इस सवाल में 2 चीजें समझ में आ गई कि अंदर वाले पॉइंट में 11 था और बाहर वाले स्क्वायर में 5 थे। 11 और 5 को जोड़कर आपने 16 आंसर कर दिया था। आपने 11 और 5 को जोड़कर 16 आंसर कर दिया था। ये 16 आंसर कैसे आया, क्लियर हो गया आपको? चलिए अब यहां से बच्चों आगे पढ़ते हैं। अब देखो इसमें आपको कई प्रकार की आकृतियां दिख रही हैं बेटा, इसमें कई प्रकार की आकृतियां दिख रही हैं। आकृतियों में क्या होता है बेटा, आप जरा सिंपल सी बात को समझना, आप आकृति को टुकड़ों में देखने का प्रयास करना। मैं एक बार आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये जो मैंने स्क्वायर बनाए हैं बड़े वाले, आप एक बार तिरछी लाइनों को देखो ही मत, आप एक बार तिरछी लाइनों को देखो ही मत। मैंने जो सीधे सीधे ये लाल रंग में बनाए हैं, क्या बच्चों इनमें 5 गुणा 3 15 आपको स्क्वायर दिख रहे हैं क्या? 5 3 15, ये 15 कहां है? आपको सीधे सीधे नजर आने चाहिए बेटा, आपको साफ सुथरे ऐसे दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है मैं एक एक गिनने बैठूंगा कि एक तो ये रहा, फिर एक ये रहा, फिर एक ये रहा, ऐसे नहीं। ये डायरेक्ट अपने को समझ में आने चाहिए। और 2 इनके बीच में बन रहे हैं बेटा, 2 इसमें बन रहे हैं एडिशनल। ये 2 जो ग्रीन कलर में देख पा रहे हो 17 बन गए। बहुत इजी सर, बहुत इजी है। अब ये 15 का अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद था, अगर ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला में याद था, तो फिर अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बातों को समझने में कोई समस्या नहीं हुई बेटा। 17 कहां कहां बने आपको तरीके में ड्राइव करके बताया गया। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको काउंट कर लिया होगा। सुनिएगा, कई बार अरे विमलेश भैया एक बार सुकून तोड़ ले बात का यार, अभी क्या शीट पूरी हो गई, सारे सवाल कंप्लीट हो गए? आयुष क्या मैंने ये बता दिया कि मैंने ये अब शीट पूरी हो गई है, अब आगे सवाल नहीं करेंगे? पर अभी स्टार्ट हुए हैं, 14 नंबर सवाल ड्रॉप किया गया है, तो जानबूझकर किया गया है, थोड़ा सुकून तो रखें इसके लिए आप। लेकिन नहीं गुरुजी पहले हमें बताओ, पहले हमें बताओ बेटा। इस आकृति में टोटल स्क्वायर 5 बन रहे हैं, इस आकृति में टोटल स्क्वायर 5 बन रहे हैं। तो यहां पर बच्चे ये कहते हैं कि सर ये वाला भी क्या एक स्क्वायर है क्या? क्या ये वाला भी एक स्क्वायर है क्या? तो बच्चे देखो इसमें आपके काम आ रही है ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति कैसे काम आती है? ज्यामिति कैसे काम आती है प्यारे बच्चों, आपको ये पता चाहिए कि अगर मैं कोई वर्ग बनाता हूं, कोई वर्ग,
तो वर्ग का यानी कि स्क्वायर का ये जो डायगोनल बनाऊंगा, डायगोनल क्या बच्चों ये 45 के पार्ट में ब्रेक करेगा क्या? क्या 45 डिग्री के पार्ट में मैंडेटरी है ना? ये बात कंफर्म बच्चों कि अगर ये स्क्वायर है सर तो हम इस बात को गारंटी से कहेंगे ये 45 में टूटेगा। और ये भी आपको पता है क्या दोस्तों, ये भी आपको पता है क्या, मैं इसमें भी एक पास में वर्ग बनाऊंगा और यहां भी दोस्तों मैं एक अगर इस प्रकार का डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो ये 45 में टूटेगा। इसका मतलब ये ऊपर वाला एंगल 90 बनना चाहिए। क्या मैंडेटरी हो गया ये बात? और क्या तुम ये भी जानते हो कि वर्ग के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर कटते भी हैं। तो ये वाला एंगल भी 90 है। तो अगर एक पॉइंट के चारों एंगल 90 हैं, चारों साइड बराबर आई हैं, तो इनका नाम भी तो स्क्वायर देंगे ना बेटा, इनका नाम भी तो स्क्वायर देंगे। अब ये सर रीजनिंग में कहा जाता है बेटा, ये मैथ्स की बात आपको पता होना चाहिए कि अगर एक वर्ग है, अगर एक स्क्वायर है तो बेटा उसमें बीच बीच में ये 90 डिग्री का एंगल बनना जरूरी होता है। वर्ग के अगर मैं विकर्ण मिलाऊंगा तो 90 डिग्री का एंगल बनना समझ में आया बेटा? 45 के बाद समझ में आई क्या? अरे एक बार सारे बच्चे बताओ बेटा, क्लास एक प्रकार से फाइन चल रही है ना? आप तक मेरी आवाज, वीडियो क्वालिटी सब ठीक आ रही है ना? अब जिनके बेटा लैग आ रहा है एक बार रिफ्रेश करो भैया, एक बार अपनी क्लास को बंद करके दोबारा ऑन कर लो, हो सकता है चीजें ठीक हो जाए। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, समझने वाली इसमें बात क्या है? 5 ही तो स्क्वायर है। ओम प्रकाश भैया एक बार सवाल बेटा अच्छे से काउंट करने की कोशिश तो कर। एक स्क्वायर ये है, एक इसके बगल में है, एक इसके बगल में है, 3 है और 2 मैंने आपको अलग कलर में हाईलाइट करके बताए हैं। मैंने कहा जी टोटल 5 आने चाहिए। 5 उत्तर सही है। लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि बीच वाली आकृति को भी एज ए स्क्वायर कंसीडर करना है। अब बीच बीच में देख रहा हूं कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा। दोस्तों ये समझने वाली बात ही नहीं है यार, ये काउंट करने वाली बात है, ये काउंट करने वाला सवाल है बेटा। 3 तो आपके सामने ही थे और 2 हमने एडिशनल काउंट कर दिए, 5 अपने काउंट हो गए और क्या हो गया? प्रशांत जी मैं ये सवाल बता चुका हूं, बड़े आराम से बताया बेटा, मैंने ड्रॉ कर करके लिख लिख के बताया है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी बेटा। सुनिएगा, अब मैं इस आकृति में स्क्वायर ज्ञात करने की कोशिश कर रहा हूं। इस आकृति में वर्ग ज्ञात करने की कोशिश करूंगा तो शायद तुमको ऐसा साफ सुथरा बेटा वर्ग दिख पाएगा। 5 यहां दिख पा रहे हैं, एक बीच में दिख पा रहा है 6 और एक तुम्हें इनके टॉप पे भी दिख पाएगा 7, एक तुम्हें इनके टॉप पर भी दिख पाएगा, एक तुम्हें इनके बीच में दिख पाएगा। देखो 5 तो ये आपको बच्चे को याद है, 6ठा ऊपर है, 7वां नीचे है बेटा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी के गत वर्षों के पूछे हुए सवाल है बेटा। ये 7 भी तुमको हाईलाइट करके बता दिए मैंने, ये 7 भी मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी। टॉप वाला रेक्टेंगल नहीं है बेटा, स्क्वायर है। आप जरा आकृति को फीता लेके नाप लो बेटा, फीता लेके नाप लो। एसएससी वाले आपको ऐसा लिख कर नहीं देंगे कि इसका मेजरमेंट 7 है, इसका 7 है, ऐसे लिख कर नहीं देंगे। अगर कभी तुम्हारे सामने कोई इस प्रकार की आकृति बनती है तो ये हमें देखने पर आइडिया पड़ रहा है कि ये रेक्टेंगल है, ये देखने पर आइडिया पड़ रहा है कि रेक्टेंगल है। लेकिन इस प्रकार की आकृति को अगर मैं देखूंगा तो प्रथम दृष्टया ये हमें स्क्वायर ही नजर आएगा और ये स्क्वायर ही आपके सामने है। प्रशांत जी कहते हैं क्या एसएससी के पेपर में मल्टी कलर आएगा क्या? दोस्तों ये मेरी गलती है प्रशांत, जो मैंने समझाने के लिए इनको मल्टी कलर करके बता दिया, ये मेरा दोस्तों फॉल्ट है। एक्चुअली मैं चीजों को डिस्क्राइब करके उनको डिटेल में करवाने की कोशिश कर रहा था, तो कह रहे ये पेपर में भी मल्टी कलर बना के दोगे क्या? प्रशांत जी ये मल्टी कलर भी आएगा और जो 4 ऑप्शन आएंगे ना उसमें से एक ऐसा लिखा हुआ भी आएगा कि इसका उत्तर 7 है, इसके आगे स्टार लगाएगा कि इसके आगे लिखा आएगा इसको उत्तर मानना है, ऐसे लिखा हुआ आएगा दोस्तों, इसको उत्तर मानना है ऐसे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। चलिए बेटा, ये जो तिरछी लाइनें सवाल में बना रहा है बिना मतलब की, ये जो तिरछी लाइनें बना रहा है बिना मतलब की, ये कोई स्क्वायर बनाने में तो काम करेंगी नहीं ना बेटा। अरे वर्ग बनाने में इसका कोई यूज थोड़ी है, स्क्वायर बनाने में इसका कोई मतलब थोड़ी है। ऐसे ही बच्चों को कंफ्यूज करके बता दिया, पलक झपकते ही उत्तर आएगा 10। 5 अंदर वाले में 5 बाहर वाले में, 5 अंदर वाले में 5 बाहर वाले में। ऐसी आकृतियां कई प्रकार से बन सकती हैं और वो सारी आकृतियां आपको काउंट करनी आनी चाहिए, सारी आकृतियां आपको बनानी आनी चाहिए। क्लियर? ये 10 कहां पे बताने की कोशिश की गई है कि 5 अंदर वाली आकृति में 5 बाहर वाली आकृति में 10 होगी, मामला खत्म। अब सुनिएगा, एक और सवाल की बात करते हैं। आपने कहा जी इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बेटा, काउंट करना पड़ेगा। काउंट करेंगे, काउंट करके बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा, पहले आप छोटे छोटे स्क्वायर काउंट कर लो, छोटे छोटे मतलब 1 2 3 4 5 6। 7वां स्क्वायर एक बताओ बेटा, इनसे मिलकर बन रहा है क्या? 7वां ये रहा, 7वां स्क्वायर इनसे मिलकर बन रहा है ना? आपने कहा हाँ सर 7 बन रहा है। जरा इसमें बताओ बेटा, इसमें
दो स्क्वायर एक और बन रहे हैं, 8वां और 9वां। क्या टोटल आपको 9 दिख रहे हैं इसमें? अब मैं तुम्हें ऐसा एक एक पॉइंट पर नाम लिखकर बताऊं, अपन एक एक सवाल को 3-3 घंटे में सॉल्व करें बेटा, ये तो बात नहीं है। कॉमन सेंस की बात अगर लगाए ना, तो एक स्क्वायर देखो, जैसे छोटे वाला ये हो गया, ये ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर कितने हैं आप कहना? छोटे छोटे स्क्वायर सर इस प्रकार के 6 हैं, 6। 7वां स्क्वायर इस प्रकार का एक और मिल रहा है, ये 7 हो गए। 8वां स्क्वायर आपको दिख रहा है ये बड़े वाला, और 8वां इसके नीचे मिल रहा है बड़े वाला। टोटल मिलाकर बेटा 9 ही आएंगे, 9 के अलावा कोई और तो नहीं है, 9 के अलावा कोई और तो नहीं है। ठीक है, देखो ये साथ साथ में आंसर भी दिया हुआ है, आपको जस्ट सामने वाली आकृति को देखना, क्लिक करना आना चाहिए। मुझे ये कलर्ड वाली फिगर आपको नहीं दिखानी चाहिए। ये कलर्ड वाली आकृति बता रहा हूं ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कलर्ड वाला क्यों बना दिया। दुष्यंत जी कहते हैं 10 है। दुष्यंत मेरे भाई, मैंने तो काउंट करके बता दिया। अब तुम्हें नहीं मेरी बात जमती है तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं इसमें कुछ बता नहीं पाऊंगा बेटा। तुम्हें अगर ये लगता है कि हम एक एक सवाल पे 25-30 मिनट का टाइम लगाएं, तो संभव नहीं है बेटा। हमें आगे ट्रायंगल भी पढ़ना है, हमें और काम भी करने हैं। आप अगर अपने घर आज बैठे हो फुर्सत में, आपके पास समय है दुष्यंत जी बहुत सारा, तो एक काम करना ना दोस्त, इसका तरीका होता है, इन पर ऐसे बैठ के आप लिखना, इस पर बैठ के ऐसे लिखना। इसका नाम जी मान लेना, सेंट्रोइड है। एच मान लेना, आई मान लेना, जे मान लेना, के मान लेना, एल मान लेना, एम मान लेना। फिर आप इनको, फिर बेटा आप इनको एक एक नंबर देकर ना ऐसे काउंट करते रहना। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आपको 9 से ज्यादा मिल नहीं पाएंगे, आपको 9 से ज्यादा मिल नहीं पाएंगे बेटा। लेकिन हमारे पास पेपर में इतना वक्त नहीं होता कि मैं इनकी नंबरिंग लिखकर इनको काउंट करते फिरूं, इनको काउंट करते फिरूं बेटा। दुष्यंत जी कहते हैं मैंने डबल काउंट कर लिया। डबल काउंट करेगा तो नंबर तुम्हारे 3 गुना कट जाएंगे, तुम्हारे नंबर 3 गुना कट जाएंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, तुरंत आपका ये सवाल 10 सेकंड का है। प्रीवियस ईयर के सवाल लिए गए हैं, 10 सेकंड में आपको ये स्क्वायर काउंट करना आना चाहिए। 7 कहां कहां दिख गए, समझ में आ गया? 4 तो थे, 3 उसके अंदर भी हैं। अंदर वालों को ऐसा मल्टी कलर करके बताया है, अंदर वालों को मल्टी कलर करके बताया है। लेकिन बच्चे कह रहे हैं मल्टी कलर करना जरूरी है क्या? नहीं है दोस्त, नहीं है। 5 अंदर थे, 5 अंदर थे, 2 बाहर थे, टोटल 7 बनेंगे। 5 अंदर थे, ये 5 तो आपको पलक झपकते याद हो गए। फ्यूचर में ऐसी आकृति दिखेगी तो 5 दिखेंगे, और 2 ये तिरछे वाले भी हैं, 7 हो गए। अरे कितने आसान सवाल है। लेकिन मैं बता रहा हूं, पेपर में वर्ग या आयत का सवाल आने की संभावना 15-20% ही है दोस्तों। 85% के लगभग सवाल है ना, वो ट्रायंगल के ही बनते हैं, जिनको हम अभी कुछ देर के बाद स्टार्ट करने वाले हैं। पहले इनके बारे में तो काम कर लें। ये सवाल मुझे लगता है नहीं आपको बताने की आवश्यकता है। 55 होना चाहिए ना, कैसे 55 आएगा ये तो हमें पता ही नहीं है, पता होना जरूरी है। एक बार तुम इन तिरछी लाइनों को मत देखो, एक बार इन तिरछी लाइनों को मत देखो बेटा, इन तिरछी लाइनों पे गौर मत करो। आप ये बताओ, इस साइड में नंबरिंग जा रही है 3 तक, इस साइड में नंबरिंग जा रही है 4 तक। 4 का 3 से गुणा किया 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 12 6 18, 2 20, तो यही हो गए। अगर मैं तिरछी लाइनों को काउंट नहीं करता, अगर मैं तिरछी लाइनों को काउंट नहीं करता, तो 20 तो वैसे ही काउंट हो रहे हैं। अच्छा, अंदर में आपको 3 स्क्वायर और दिख रहे हैं क्या? अंदर में आपको 3 स्क्वायर और दिख रहे हैं ना, ये ज्योमेट्री की आपकी स्क्वायर की थ्योरम अपने काम आ रही है। और एक काफी बड़ा है 23 वाला, एक काफी बड़े वाला है। बड़े वाले को हाईलाइट करने के लिए, देखो बड़े वाले को लाइन को हाईलाइट करने के लिए पर्पल वालों का यूज किया गया है। डिटेल में जानकारियां बताने के लिए इन पर इस प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। अर्पित भैया, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है इस बात का, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है कि कंफ्यूज हो गए? बताओ एक बार, कंसेप्ट सिखा रहा हूं तो कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो ना। जब सारी बातें आपको डिटेल में एक एक बात बताई जा रही हैं, लगातार कंसेप्ट आपको सारे क्लियर करवाए जा रहे हैं, तो काहे इस बात में चिंता कर। 5 गुणा 4 20, 20 में से 3 कॉमन हो गए, सवाल का उत्तर बनेगा 17। सवाल का उत्तर बनेगा 17 है। और मैं एक बार उन लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं जिन्होंने कल की क्लास को नहीं पढ़ा, जो डायरेक्ट आज की क्लास को ज्वाइन करने आ गए कि हमें तो आज से ही बताओ, तो उनको समझ में नहीं आएगा। मित्र, तुम कल की क्लास को एक बार पढ़कर आओ, उसके बाद समझ में नहीं आए तो हमारी गारंटी। ये जरा बता दो, मैंने जो रेड कलर में आकृति हाईलाइट की है, क्या दोस्तों इसमें 5 स्क्वायर बच्चे को पता है क्या? 5 स्क्वायर होते हैं।
अब ये काम मैं पेपर में थोड़ी बार बार करूंगा कि 1 2 लिखूंगा, फिर 2 गुणा 2 करूंगा, एक ऐसे करूंगा, नहीं। लेकिन मुझे ये भी बात पता है, मुझे ये भी बात पता है कि जब मैं अगली आकृति के 5 काउंट करूंगा ना, अगली आकृति के 5 काउंट करूंगा ना, तो ये एक कोने वाला स्क्वायर, बताओ बेटा रिपीट हो गया क्या? ये एक कोने वाला स्क्वायर रिपीट हो गया। अगर मैं इससे अगले 5 काउंट करूंगा तो ये कोने वाला रिपीट हो गया, और इसे काउंट करूंगा तो ये कोने वाला रिपीट हो गया। तो ऐसे तुम्हें डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है। 5 गुणा 4 20 हो गए, और ये वाला 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर, और ये वाला 3 नंबर। क्या ये 3 ऐसे हैं क्या जो 2 2 बार काउंट हो गए थे? क्या बच्चों ये 3 ऐसे ना 2 2 बार काउंट हो गए थे? तो बस ये 17 आपके सवाल का उत्तर बन गया। ये काउंट वाली चीज को मैंने आपको अलग अलग तरीके में लिखकर बताया है ताकि अंडरस्टैंडिंग बन पाए। 26 नंबर सवाल समझ में आया तुम्हें? जतिन भैया तुमने कल की क्लास तो पढ़ी नहीं थी, तो मेरा निवेदन है कि आप एक बार आज की क्लास को पढ़ लो। हाथ जोड़कर विनती है मेरी आपसे, जो बता रहा हूं एक बार वो सुन लो। अच्छा, ये देखो अंदर की आकृति है ना, थोड़ा ड्रॉ करने में गलत हो गई है बेटा। ये थोड़ा ड्रॉ करने में रेक्टेंगल दिख रहा है तुम्हें, पर आप इसको एज ए स्क्वायर ही ट्रीट करना बच्चे। ये स्क्वायर की आकृति है, हमें ऑप्शन से भी आइडिया पड़ रहा है इन्होंने स्क्वायर ही बनाया होगा, तो टाइपिस्ट महोदय थोड़ा गलती से इसको लंबाई में बना दिया। एक्चुअल में सवाल ये 13 वाले पॉइंट का बनेगा। आप कहना जी 5 बाहर थे 8 अंदर थे, टोटल में 13 आएगा। एग्जाम में सवाल आएगा तो एग्जैक्ट आपको स्क्वायर की शेप में देगा, एग्जैक्ट आपको स्क्वायर की शेप में देगा। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। एक और बढ़िया सवाल है, एक और बढ़िया सवाल है बेटा, बहुत शानदार सवाल है। एक बार जतिन भैया ब्लॉक होके मानेगा क्या? अगर ब्लॉक कर दूंगा उसके बाद ही मानेगा क्या? समझ नहीं आती है यार, गजब ही आदमी है। 1 2 3 4 1 2 3 4 में 30 तो है, 1 2 3 4 1 2 3 4 में 30 तो है, लेकिन बीच में भी तुम्हें ये आकृति में 5 स्क्वायर दिखने चाहिए। ये 5 काउंट करने के लिए भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस 5 के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। वो 30 और ये 5, ये 35 तुमको डायरेक्टली समझ में आया क्या बच्चों? वर्ग और आयत को आप यूं तुरंत ज्ञात कर पा रहे हो क्या? इमीडिएटली सवाल दिख जाए, सवाल दिखते ही आपको सारी चीजें प्रॉपर वे में साथ साथ में क्लियर होनी चाहिए। पेपर में कलर आएगा क्या? कलर आएगा। सुनो, अब मैं तुम्हें देखो इस सवाल की बात बता रहा हूं। इसका उत्तर तो बड़ा सिंपल है, इसका आंसर तो बड़ा कॉमन है बेटा, पर बच्चे ना अक्सर बात को समझ नहीं पाते। एग्जामिनर का टास्क है तुम्हें कंफ्यूज करना, वो कंफ्यूज करेगा। एक बात मुझे बताओ, मैं एक छोटी सी प्यारी सी मासूम सी आकृति बना रहा हूं, मैं एक प्यारी सी बच्चों आकृति बना रहा हूं, और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल, क्या इस आकृति में दोस्तों आप मुझे रेक्टेंगल मतलब कि आयत की संख्या बता सकते हैं क्या? क्या आप मुझे इसमें आयत की संख्या बता सकते हैं क्या? हम कहेंगे जी इसमें आयत बनेंगे 9, और 9 क्यों बनेंगे? ये कल की क्लास में आप बड़े डिटेल में पढ़ चुके हो, आप बड़े डिटेल में पढ़ चुके हो। आपने कहा जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब कल की क्लास नहीं पढ़ेंगे, उस टाइम सो जाएंगे तो फिर कुछ कर नहीं पाऊंगा। अगर दोस्तों मैं ये कहानी आपको और ऐसी बता दूं, अगर मैं ये कहानी तुम्हें ऐसी बता दूं, ऐसे ही, और ये सवाल तुम्हें बनाकर दे दूं, तो क्या बताओ इस वाली आकृति में भी रेक्टेंगल तुम्हें 9 ही दिखेंगे ना? अरे ये आकृति और ये आकृति सेम ही तो है, थोड़ी आकृति लंबाई में हो गई, एक लाइन इधर खिसका दी, एक उधर खिसका दी, तो पॉइंट कोई अलग थोड़ी बन गया। कंसेप्ट तो सेम ही है, आयत तो सेम ही काउंट करेंगे। तो आपने कहा इस आकृति में 9 रेक्टेंगल है, 9 आयत है। कल मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर किसी पार्ट में तुम एक लाइन ऐसी बनाते हो तो क्या ये 3 नए रेक्टेंगल को बना देती है क्या? 3 नए रेक्टेंगल को बना देती है क्या? हमने कहा सर 3 इंक्रीज होते हैं, बिल्कुल बढ़िया। एक तो ये वाला, एक इसके बगल वाला, और तीसरा ये लास्ट वाला। 3 इंक्रीज होते हैं, तो 9 में 3 जोड़कर 12 उत्तर बन जाता है। 12 इज द राइट आंसर, 12 इज द करेक्ट आंसर। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? इज इट फाइन? इज इट क्लियर? तो ये जो सवाल था हमने, इसका उत्तर 12 आया। कैसे आया? आपने ये आकृति समझ ली 9 है, इस लाइन ने 3 बना दिए, 9 और 3 12, खत्म बात। ये 10-10 सेकंड के सवाल है, पेपर के पूछे हुए सवाल है। रेक्टेंगल काउंट करना है बेटा, रेक्टेंगल है तो 9 का दुगना कर दूं 18 बन गए, 9 का दुगना कर दूं 18 बन गए। 18 काहे बन गए सर? समझ लिया, इसमें 9 होते हैं, 2 बार बन रहे हैं, 18 हो गया, खत्म बात। ये देखो, देखो बेटा इसमें आकृतियों का आपस में रिलेशन ही नहीं है। लाइन कोई पूरी जा ही नहीं रही है, लाइन कोई पूरी जा नहीं रही है। बेटा पिछले वाले का सूत्र बता दो, मुझे याद नहीं है सूत्र दोस्त। 50 बार कह रहा हूं कि कल की क्लास को नहीं पढ़कर आओगे तो समझ में थोड़ी आएगा, मजाक थोड़ी चल रहा है। कल की क्लास को तो नहीं पढ़ेंगे, यही बताओ, आज ही बताओ। पैसे दिए हैं,
ये जो आकृति मैंने बच्चों ब्लैक कलर में बनाई है, देखो आपको ड्रॉ करने की आर्ट समझनी है, आपको ड्रॉ करने की कला समझनी है। जितना मैंने ब्लैक कलर में बनाया है, इसमें तुम्हें 3 आयत दिख रहे हैं, 3। इस लाइन को बनाते ही बेटा बताओ 5 हो गए क्या? ये डायरेक्ट आप इस बात को स्टार्ट करना कि 3 थे, इस लाइन को बनाते ही 5 हो गए, चौथा और पांचवा ऐसे बन जाते हैं। इसको मिलाओगे तो 2 और बन गए, 7 हो गए क्या? यू ABCD लिखकर काउंट नहीं करना है, डायरेक्ट 7 हो गए। इसको मिलाओगे तो 9 हो गए क्या? अरे इस लाइन को मिलाया तो 2 नए बन गए, 9। इसे मिलाओगे 2 और बन जाएंगे, 11। इसे मिलाओगे 2 और नए बन जाएंगे, 11। यही उत्तर है बेटा, यही उत्तर है। हमने तो एक एक लाइन को काउंट कर लिया। अगर हमें कोई फॉर्मूला नजर नहीं आता, अगर हमें कोई बात समझ में नहीं आती है, तो हम एक एक लाइन को ड्रॉ करने की आर्ट समझ लेते हैं, और ये आर्ट आपको आनी चाहिए। हर बार पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देगा, हर बार पेपर में ऐसा सवाल नहीं देगा कि डायरेक्ट आप उस चीज को ट्राई कर पाए। आकृति किसी भी प्रकार की आ सकती है, आपको आकृतियां बनाने के बारे में कहानी समझ में आनी चाहिए। आपके सामने ये आकृति है, आपके सामने ये आकृति है। अभी तक ये एक रेक्टेंगल है ना, अभी तक ये एक रेक्टेंगल है, इसे आप एक ही बोलोगे। जैसे ही मैंने इसके अंदर एक लाइन बनाई, तो तुरंत आपको समझ में आ गया कि इसमें 2 नए बन गए। तुरंत आपको समझ में आ गया नए कितने बन गए, नए 2 बन गए। इसमें नए 2 बन गए, एक तो पहले ही था, 2 और बन गए, ये 3 हो गए, 3। ये 3 हो गए, 3। ठीक बात है, ठीक बात है। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार मैंने जब ये लाइन बनाई होगी, आप मुझे सोच के बताओ, क्या 2 आयत और नए बन गए क्या? एक ऊपर बना, एक नीचे बना, 5 हो गए। अरे ये 5 हो गए, 5 कहां कहां हो गए? इस बात को समझने का प्रयास तो करो। इसे बनाओगे 2 और नए बनेंगे, 7 हो जाएंगे क्या? इसे बनाऊंगा 2 और नए बन जाएंगे, 9 हो जाएंगे क्या? इसे बनाऊंगा 2 और नए बन जाएंगे, 11 हो जाएंगे क्या? ऐसे नए फॉर्मेशन याद करो। इसे बनाओगे ये 13 हो गए, इसे बनाओगे ये 15 हो गए, इसे बनाओगे 17 हो गए, इसे बनाओगे 19 हो गए, इसे बनाओगे 21 हो गए, इसे बनाओगे 23 हो गए। ऐसे आकृति पेपर में ऐसी तुम्हें अजीबो गरीब बना के दे सकता है। यहां पर फॉर्मूला काम नहीं करेगा, यहां पर फॉर्मूला काम नहीं करेगा। आपको लाइन को खींच खींच के नए ट्रायंगल, नए रेक्टेंगल के बारे में बात समझनी पड़ेगी। एक फॉर्मूले को रटने वाले लोग बाग होते हैं जिन्हें बात समझ नहीं आती है बेटा। एक फॉर्मूले पे कभी सवाल नहीं बनते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब की क्लास में होता है। 5 सेकंड में करें प्रत्येक सवाल का उत्तर, 5 सेकंड में प्रत्येक सवाल का उत्तर नहीं आता है बेटा। 5 सेकंड में प्रत्येक सवाल का उत्तर नहीं आता। वो भैया यूट्यूब का मास्टर तुम्हारे लिए क्या करता है, 5 सेकंड वाले क्वेश्चन छांट कर लाता है, कहता कि देखो देखो देखो, ये 5 सेकंड में उत्तर आ गया। लेकिन दोस्त अगर आप ढंग से पढ़ो ना, तो आपको पता है पेपर लेवल का जो होता है वो उसमें इजी क्वेश्चन भी पूछता है और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछता है। ऐसे सवाल भी पूछता है जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच नहीं करता। जब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच नहीं करता, तो आपको काउंट करने की आर्ट आनी चाहिए, और आर्ट के लिए जरूरी है हम आकृति को इस प्रकार से बनाने का प्रयास करें। सुनिएगा, ये सवाल देखो मैंने आपको अलग अलग लाइन लिख के बताई है बेटा। मैंने ये कोशिश करी है कि आप अलग एक एक लाइन को पढ़कर ट्राई कर सकते हैं। हाँ ये बच्चा देखो, दुनिया मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, कोचिंग सेक्टर एक बिजनेस भी है, एक व्यापार भी है, जहां टीचर को एक सेल्समैन की भूमिका अदा करनी पड़ती है, पर मैं नहीं करता हूं, मेरा मन नहीं मानता है। हमें लोग कहते हैं कि सर अब ना एक क्रैश कोर्स ऐसा लॉन्च कर दो कि 1 महीने में बच्चा CGL कैसे क्वालिफाई करे, आओ ज्वाइन कर लो। बेटा मैं कहता हूं सर नहीं, मैं कहता हूं सर नहीं। क्रैश कोर्स नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। क्रैश कोर्स नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती है। कोर्स 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो बेटा होते हैं फाउंडेशन कोर्स, या होते हैं प्रैक्टिस कोर्स, बस। इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क यह है कि जिस बच्चे ने आज तक पढ़ाई नहीं करी, वो इस सेक्टर में, इस फील्ड में नया है, SSC की तैयारी पहली बार कर रहा है, तो उसे फाउंडेशन कोर्स से अपने सारे कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी करनी चाहिए। अब कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी तो हमने कर ली, 2-3 महीने में हो गई। उसके बाद आने वाले 4-6 महीने क्या करें? तो 4-6 महीने आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, खत्म बात। अब इनमें ये बात कभी होती नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, वही पेपर में आएंगी, वही पेपर में करके आना। पूछने वाला दोस्त, तुझे अगर इतनी कुछ कुछ बातों का पता होता ना, कुछ कुछ बातों का तुझे पता होता ना पेपर में क्या आएंगी, तो तेरी कोचिंग की फीस 10,000 रुपए नहीं होती, तेरी कोचिंग की फीस 20-30 लाख रुपए होती। तेरी कोचिंग की फीस 20-30 लाख रुपए होती। हाँ, तो क्रैश कोर्स नाम का मतलब कोई जीवाणु उस दुनिया में होता ही नहीं। वो एक बनाया जाता है बेटा एक पैसा कमाने के लिए, सीधी सी बात है ये। आप इस चक्कर में कभी नहीं पढ़ना, आपको 2 ही कोर्स पढ़ने हैं बेटा, या फाउंडेशन या प्रैक्टिस। हाँ, एक आप रिवीजन कोर्स मान सकते हैं,
वो प्रैक्टिस कोर्स का ही एक टाइप होता है, रिवीजन कोर्स, जिसमें हम आपको ये कहते हैं बेटा पेपर में 1 महीना बचा है, आ जाओ इसके मेन कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, आ जाओ इसके मेन कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, तो मेन कंसेप्ट के बारे में काम हो जाती है, खत्म बात। बताइए, आयत इस आकृति में काउंट करने हैं, पलक झपकते ही आप बता पाओगे सर 9 है इसमें आयत, पलक झपकते ही आप बता पाओगे इसमें 9 आयत है। तिरछी लाइनों का कोई यूज नहीं है, तिरछी लाइनों का कोई यूज नहीं है, वो रेक्टेंगल में कहीं काम ही नहीं आ रही, खत्म। मैंने देखो इन लाइनों का ब्लर कर दिया, जो डायगोनल थे ना थोड़ा इनको ब्लर कर दिया है, ताकि आप समझो कि डायगोनल पे फोकस नहीं करना है, डायगोनल को भूल जाओ, बाकी बातों को चेक करना है। इस साइड में जो अलग से आकृति बनाई है तिरछी टेढ़ी मेढ़ी सी, इसका कोई यूज थोड़ी है रे, रेक्टेंगल तो खाली 9 वाले ही है ना, रेक्टेंगल तो केवल 9 वाले ही हैं। नाइन इज द करेक्ट आंसर, ये वाला फॉर्मूले से आ जाएगा। हाँ आदित्य बेटा, इसमें ना तुम बैठकर पेपर में फॉर्मूला ही लगाना, पहले तो ये आकृति अपनी कॉपी में ड्रॉ करना, उसके बाद इसमें 1 2 1 2 लिखना, फिर आप कहना कि अगर मास्टर ने बताया था कि अगर नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करने होना, तो मास्टर ने बताया था n गुणा n प्लस 1/2 करना है, इसमें n का मान आ रहा है 2 और 2 2 आ रहा है, फिर 2 और 2 में 1 जोड़ोगे 3/2 करना है, इसका स्क्वायर करना है ऐसे, फिर 2 का 2 से कट जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर करना है 9। इतना लिखकर सवाल कर लेना, अगर तुम्हारे पास पेपर में एक सवाल के लिए 10-15 मिनट का टाइम अलाउ कर दिया जाए तो। पीयूष कहते हैं अगर मैं हाथ से काउंट करूं तो मैं कौन सा पैर से कर रहा हूं, मैं भी हाथ से कर रहा हूं दोस्त, मैं तुम्हारी क्लास देखो अपने हाथ से पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं पैर से भी काम कर रहा हूं कि पैर से काम करूंगा। इस आकृति में कितने आयत हैं, इस आकृति में कितने आयत हैं? 10, 3 13, 1 14, 3 17 और 1 18, 18 है दोस्तों। सर ये 18 कैसे बनते हैं, ये हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। सुनो बेटा, आप लोग ना क्या है ना, डिफिकल्ट चीजें तो पढ़ लेते हैं, डिफिकल्ट चीजों पर तो दिमाग हमारा काम करने लग जाता है, लेकिन इजी बातों पर दिमाग हमारा काम नहीं करता है, वो आसान चीजों को एडमिट करने की क्षमता रखता ही नहीं है। आप ये बात समझो बेटा, आप ये बात समझो, मैंने आपके सामने एक आकृति बनाई, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आप ये समझो 3 का 3 से गुणा करते हैं, वो तरीका तो लगाते हैं। आप आयत बताओ, आयत 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 आयत, 1 2 3 को आप जोड़ते थे 6, 1 2 3 को जोड़ते थे 6, इनका आपस में गुणा करते थे 36। क्या बच्चों ऐसे ही काउंट करते थे ना? अगर मैं थोड़ा आकृति में चेंज करने का मन कर दूं, अगर मेरा आकृति में थोड़ा चेंज करने का मन हो जाए, अगर मेरा विचार कुछ इस प्रकार का हो जाए कि मैं इस आकृति को इस प्रकार में चेंज कर दूं, 1 2 3, माफ कीजिएगा, 1 2 3 4, तो इसे भी काउंट कर सकते हैं ना। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 1 2 3 4 को जोड़ेंगे 10। क्या इसमें 30 रेक्टेंगल होंगे क्या? अगर मैं इस प्रकार की आपको एक कहानी और बताऊं बेटा, अगर मैं इस प्रकार की एक कहानी आपको और बता दूं, लाइक 1 2, बस इतना ही, तो इसमें इतनी सी कहानी आपको बता दूं बेटा, आप मुझे कहना 1 2 3 4, सर इनका जोड़ बन रहा है 10, इनका जोड़ बन रहा है 1, तो क्या इस आकृति में 10 आयत हैं क्या? क्या इस आकृति में 10 आयत हैं क्या? 10 तुम्हें साफ साफ काउंट होने चाहिए, 10 तुम्हें साफ साफ पता लगने चाहिए कि 1 2 3 4, 4 तो हो गए छोटे छोटे, पांचवां बच्चों बताओ, ये वाला एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल, पांचवां, छठा यहां से नीचे तक का ये होगा 6 नंबर, सातवां यहां से ये पूरा होगा 7 नंबर, आठवां यहां से लेकर नीचे तक का होगा 8 नंबर, नौवां यहां से लेकर यहां तक का होगा 9, और 10वां बेटा ये वाला बनेगा। पर तुमको ये साबित थोड़ी करना है, तुमको पता लगना चाहिए इस आकृति में टोटल रेक्टेंगल 10 बनते हैं। इज इट फाइन? अब ये सवाल मेरे सामने पेपर का पूछा हुआ सवाल है, हम इस सवाल में क्या करेंगे बेटा, मैं केवल और केवल इस आकृति पर पैनी निगाहों से देखने की कोशिश करूंगा।
मैं इस वाली आकृति को एक बार देखने की कोशिश करूंगा। मैं कहूंगा जीवन का सारा समय मैं एक बार इस पे लगाता हूं। तो रेड कलर में आपको ये 10 अलग अलग रेक्टेंगल दिख रहे हैं क्या? अच्छा, 3-3 वाले साइड में 2 स्लैब चिपका दी। 3-3 वाली साइड में तुमने 2 स्लैब चिपका दी, लेकिन इनसे ये 2 रेक्टेंगल बड़े भी तो बन रहे होंगे। ये 2 वाले बड़े भी तो बन रहे होंगे। तो 16 और 2 मिला दिया बेटा 18। 18 इज द करेक्ट आंसर। 18 इज द राइट आंसर। 18 हमारे सवाल का सही उत्तर बनना चाहिए। देवेंद्र भैया क्लास के लास्ट के 5 मिनट में, अभी नहीं हो पाएगी कॉल। और इसका सवाल का उत्तर था 18। अब बच्चों ब्रेक से पहले, इससे पहले कि हम ट्रायंगल स्टार्ट करें, स्क्वायर की शीट का एक ही सवाल बाकी है। देखिए, डाउट कोई आपके बचेंगे ही नहीं बेटा, डाउट किसी प्रकार का आपका बचेगा ही नहीं। डाउट का कोई सवाल कभी आपका रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमने आपको सारे सवाल बता दिए। हमने आपको एक एक क्वेश्चन बता दिए, सारे सवाल समझा दिए हैं। तो डाउट किसी मामले पर आपका आना नहीं चाहिए। तो जहां तक इस आकृति की बात है, इसमें स्क्वायर काउंट करने की बात है कि इस वाली आकृति में कितने वर्ग होंगे। देखो, वर्ग ज्ञात करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, मुकेश भाई क्लास छोड़ दो, बीच में बंद कर दूं क्लास को मैं। मुकेश भैया क्लास को बंद कर दूं यहीं पे। आप लगातार एक ही मैसेज को 50 बार कर रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए बेटा, मैं क्लास बंद कर देता हूं। पहले जो आप काम कर रहे हैं वो कर लेता हूं भाई। आपको लगता है कि हमें नहीं पढ़ाना चाहिए, फालतू बात कर रहे हैं, हमारी क्लास की काम की चीज नहीं है बेटा, देन प्लीज से मी, आई कैन क्विट द क्लास। हम क्लास को बंद कर देते हैं। आप अपना जो टाइप करना है करते रहिए बैठ के आराम से यार। सही से बेटा पढ़ाने का क्लास में फ्लो आता है, चीजें बढ़िया बताता हूं, लेकिन बीच बीच में पहले मेरी बात सुनो। देवेंद्र कह रहा है पहले मुझे कॉल करो, पहले मुझे कॉल करो। वो कह रहा है पहले शीट दे दो। वो कह रहा है पहले मेरे से बात करो, एक बार मेरे से बात करनी है। एक बार बात के टाइम पे हो जाएगी यार, बात के टाइम पे हो जाएगी। एक बार ट्राई कर लो। ये जो आकृति है ना, ये अपनी आप में थोड़ी जटिल आकृति है। आप मुझे एक बार बताना बेटा, आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, जब मैंने ये लाइन बनाई होगी, ऐसे वाली लाइन है, तो इसने और इसने, आप अंदर वाला स्क्वायर भूल जाओ एक बार। बेहतर ये होगा कि आप अंदर वाला स्क्वायर भूल जाओ। केवल और केवल जो मैंने ब्लैक कलर में हाईलाइट किया ना बेटा, सीखने का एक तरीका होता है कि आप अंदर वाली आकृतियों को नोटिस करो ही मत, आप उनके बारे में दिमाग लगाओ ही मत। केवल और केवल इसमें स्क्वायर ज्ञात करने की कोशिश करें। तो आप कहना सर एक स्क्वायर तो फुल बड़ा ही है, 4 इनके अंदर बन रहे हैं, 5, एक इनके अंदर बन रहा है 6। 6 के बाद बच्चों 4 एडिशनल और बन रहे हैं, 4 एडिशनल और बन रहे हैं। ये 4 कहां पे है बताने का प्रयास करो। देखो, जैसे ये दूर वाला लाइन 1 बना रही है, इसकी दूर की लाइन है, ये दूसरा बना रही है। इसकी ये दूर की लाइन है बेटा, ये तीसरा बना रही है। इसकी दूर की लाइन है, चौथा बना रही है। ऐसे 4 और बन रहे हैं। जो ब्लैक कलर में हाईलाइट किया है, ब्लैक कलर में, क्या उसमें आपको 10 दिख रहे हैं? क्या उसमें तुम्हें 10 नजर आ रहे हैं क्या? 10? अगर ये 10 आ रहे हैं दोस्तों, तो मुझे बताइए अपना काम हो गया, अपना काम हो गया, अपना काम हो जाएगा। सर ये 10 आपका उत्तर एकदम ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई है। प्लस और एक भी है। यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हें बातें समझ में नहीं आती है, तुम्हें बातें समझ में नहीं आती है। एक एक सवाल पे 25-25 मिनट चाहिए तुम्हें, एक एक सवाल पे 50-50 मिनट चाहिए तुम्हें। नींद में रहते हो, तुम्हें आंखें तुम्हारी खुलती नहीं है, आंखें तुम्हारी खुलती नहीं है। कैसे आया एक बार रिपीट कर दो, हमें समझ नहीं आता, हमारी बुद्धि में बात नहीं घुसती है। अरे तुम कैसे मैथ पढ़ोगे, तुम कैसे मैथ पढ़ोगे, कैसे सीजीएल करोगे तुम? इतना सा तो कॉमन सेंस तुमको लगाना आना चाहिए रे, इतना सा तो तुम्हें ज्ञान आना चाहिए। क्या तुम चाहते हो तुम्हें मैं एक एक सवाल ऐसा लिखकर बताऊं, थोड़ी बुद्धि भी लगाओ अपनी। क्या तुम इंस्पेक्टर बन के कहीं रेडी मार लोगे जीवन में? ए बी ई एफ, ए आयत बनेगा, स्क्वायर बनेगा। सी जी डी आई स्क्वायर बनेगा। क्या जे के एन ओ स्क्वायर बनेगा? क्या एल एम पी क्यू स्क्वायर बनेगा? सर नाम दिखते नहीं है, आंखें खराब हैं। एफ जी के एल एक स्क्वायर बनेगा। आपने कहा सर इसके पूरा एक बड़े वाला ए डी एन क्यू बनेगा। 4 इनके अंदर तुम ये देख पाओगे, ए जे एल सी, बी के डी एम, ई जी एन पी और एफ आई ओ क्यू। ये 10 बन गए। 10 कहां कहां बने समझ में आया? अभी भी नहीं आया? अच्छा, अंदर जो इसके मैं एक रेड कलर में आकृति बनाना चाह रहा हूं, अंदर मैं इसके ये समझने वाली बातें होती हैं।
अंदर मैं इसके एक रेड कलर में आकृति बनाना चाह रहा हूं, तो ये बताओ बेटा, ये 10 के साथ साथ में 9 आयत बनाएगा क्या? क्या बनाएगी? 9 आयत और बनेंगे ना। आपने कहा सर बार वाले में 10 थे, इसमें 9 ही काहे बनाए? सर बार वाले में 10 थे तो इसमें 9 ही काहे बनाए? आप कहना जी सेंटर वाला रिपीट हो गया, ये सेंटर वाला रिपीट हो गया, ये पहले वाले में भी आ गया था, बाद वाले में भी आ गया, इसलिए हमने उसमें 9 काउंट किए। एफ जी के एल इसमें कॉमन आएगा। क्या तुम्हें ये 9 अब समझ में आए क्या? जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, सर 14 वाला नहीं करवाया, सर 14 नहीं करवाओगे क्या? सर 14 को छोड़ दिया, सर 14 नहीं बता रहे क्या? 14 बता रहा हूं तो समझ लो 14 को। ठीक है, ये 19 बेटा आपके सवाल का उत्तर बन सकता है, लेकिन देखो आकृति को थोड़ा सा ड्रॉ करने में इन्होंने गेम खेला है। ये जो आकृति इसके अंदर ये छोटी छोटी बन रही है ना, एक्चुअली ये भी पेपर में स्क्वायर के फॉर्म में थी। ये जो छोटे छोटे नए पॉइंट बन गए, इनके मिलन बिंदु, इनके छोटे छोटे जो मिलन पॉइंट बन गए, मिलन बिंदु, ये भी 4 बताओ बेटा छोटे छोटे स्क्वायर बनेंगे क्या? वो थोड़ा टाइपिस्ट बनाते हैं, आकृति को पूरा नाप के नहीं बनाते हैं, एग्जाम वाले आपको नाप के बनाकर देंगे। तो आप कहना सर 23 इस सवाल का उत्तर आएगा, 23 इस सवाल का उत्तर आएगा। एक ऑप्शन नहीं है, चेंज कर देते, ये लो बेटा, सही इस सवाल का उत्तर 23 है। आप कहना सर ये फिर ऑप्शन गलत क्यों है? ऑप्शन गलत नहीं है बेटा, जब ये सवाल पेपर में आया था ना, तब इसका उत्तर 19 था। जब ये सवाल पेपर में आया था ना, तब इसका उत्तर क्या है? 19 था। 19 उत्तर क्यों था? ये जो रेड कलर वाली आकृति है ना, ये काफी अंदर थी। ये जब काफी अंदर थी ना, तो ये वाली आकृति ऐसे लंबाई में आ गई थी, ऐसे। जब ये लंबाई में आ गई थी तो इसको हमने स्क्वायर काउंट नहीं किया था, इसलिए उस समय उत्तर 19 था बेटा। पर ये जो इन्होंने आकृति बनाकर दी है, इसमें थोड़ा थोड़ा ये क्लोज मान दिया, इसलिए आप उसे स्क्वायर मानकर उत्तर बताएंगे। 23 है, 23 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। क्या बच्चों, अब बताइए वर्ग और आयत की आपको सारी बातें समझ में आई क्या? स्क्वायर और रेक्टेंगल आपके लिए क्लियर हुआ क्या? कल को किसी पेपर में स्क्वायर और रेक्टेंगल आपके सामने आए तो आप लोग काउंट कर पाइएगा। अंकित कहता रहने दो सर, मेरे समझ के बाहर है। तो मैंने कब कहा अंकित तू समझ भाई, मैंने कब कहा तू समझ? अगर तेरी समझ के बाहर है तो छोड़ देना भाई। कोई ऐसा तो नहीं है दोस्त कि मैं तेरे बार बार मिन्नतें निकाल रहा हूं कि अंकित तू पढ़, अंकित तेरे लिए जरूरी है, अंकित तू पढ़, अंकित तू नहीं पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, अंकित तू नहीं पढ़ेगा तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, अंकित तू नहीं पढ़ेगा तो मैं मतलब जीवन में कोई काम ही नहीं करूंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं आज। भाई तेरी मर्जी है, छोड़ दे बेटा, तेरी समझ के बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको ये बात पढ़नी जरूरी है, जिनको नौकरी चाहिए। अब तू कहता ये मेरी समझ के बाहर है, ऐसे कहता तू मेरी समझ के बाहर है, तू रहने दे भाई, खत्म बात। काउंटिंग और फिगर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों आता है, इसका नाम है ट्रायंगल। क्या होता है ट्रायंगल, कैसे पढ़ा जाता है ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल की कहानियां हैं, क्या ट्रायंगल के कंसेप्ट हैं? आइए दोस्तों 5 मिनट के बाद में बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट का हेल्दी सा ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट के बाद दोस्तों ये एक एनर्जेटिक ब्रेक होगा और 5 मिनट के बाद में हम ट्रायंगल को शुरू करेंगे। ट्रायंगल के मूलभूत कंसेप्ट इस क्लास में हम करने वाले हैं। बस इतना सा समझ लीजिए कि आप ट्रायंगल जो पढ़ेंगे ये पेपर में डेफिनेटली मिलेगा। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, 5 मिनट के बाद मिलते हैं।
कोल्ड कॉफी पीने के बाद आज गला जाम हो गया। कोल्ड कॉफी के बाद में ऐसे अक्सर गला जाम हो जाता है। वैसे हम ठंडी चीज़ों को पीना मना करते हैं। कोल्ड ठंडी चीज़ों को पीने से मतलब बड़ी गले में समस्या हो जाती है। वैसे बेटा नॉर्मली हम अपने मतलब शेड्यूल में चीज़ों में ठंडी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करते, वो बड़ी गले की दुश्मन होती हैं। अभी घर जाएंगे, अभी ऑफिस में है ना बेटा, इधर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है अभी। अभी क्लास के बाद घर जाएंगे, फिर एक बढ़िया से गर्म पानी पियेंगे, गिलास पूरा गर्म पानी, उसके बाद थोड़ा गले में आराम मिलेगा। मैं दिखाऊं लड्डू की फोटो आज की, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। ये देखो अपना लड्डू, तुम्हें बालक मिला नहीं कई दिन से। इसको मैं स्कूल से उठा के ले गया सीधे ही, इसको मैं स्कूल से उठा के सीधे ले गया कि चल बेटा आज घूम के आते हैं। तो बढ़िया से आराम से मस्ती मार रही, मजे काट रही चुरी। ये पक्की मतलब पापा की बेटी है, इसको जीवन में किसी से कोई मतलब नहीं है, इसको जीवन में किसी से कोई मतलब नहीं है। ये कह रही भी अपने को दुनिया में कोई नहीं चाहिए, मम्मी किधर है कि नहीं है, कोई है कि नहीं है, अपने को पापा चाहिए। पापा अपने साथ हैं, अपन दुनिया जीत लेंगे बस। हाँ ये देखो बेटा, ये देखो, इसको कह रहे पापा चाहिए बस, कह रहे पापा मिल गए ना तो अपना काम सेट है। पापा चीता है, चीता, ये हमारा चीता है। फैरी भी थी साथ में, फैरी मम्मी के साथ रहती है बेटा, लड्डू रहता है हमारे साथ, वो मम्मी के साथ में, दोनों का फिक्स कंसेप्ट है। स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं, सर्किल पढ़ चुके हैं, स्क्वायर पढ़ लिया, रेक्टेंगल पढ़ लिया, और अब आती है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब है बच्चों त्रिभुज। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पेपर में आते हैं, और बेटा इस पर भी ना जो कंसेप्ट्स हैं वो रिपीट बड़े होते हैं, मतलब सवाल तो एग्जैक्टली रिपीट होते ही हैं। बहुत बार थोड़ा बहुत क्वेश्चन में दाएं बाएं थोड़ा चेंज करके सवाल पूछ लेता है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप बना पाएंगे सवाल। बेटा आप सीधी सी बात समझना, ट्रायंगल में जो सबसे बेसिक वाला कंसेप्ट है ना, इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना। ये बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है और पेपर में इसके सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक बार के लिए कल्पना कीजिए, ये हमने एक बता दिया ट्रायंगल। दोस्तों सीधी सी बात है, नाम देने की नीड नहीं है। वैसे अगर आप चाहते हैं बच्चे, देखो मैं नाम दे रहा हूं इसका, तो आप कहना सर ये बड़े वाला ट्रायंगल था ना, ये एक ट्रायंगल था ए बी सी, मैंने इसमें डीबी फॉर्म कर दिया, एक सीवीएन बना दी है। ज्योमेट्री पढ़ने वालों तुम्हें सीवीएन याद आई क्या? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी जो सीवीएन बनाई है परपेंडिकुलर भी है, ये हाइपोटेन्यूस भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। इसका मतलब इसमें चारों पॉइंट एक ही बिंदु पर होंगे। आई तुम्हें ज्योमेट्री याद? इतना ही पढ़ पाएंगे आज, ना चाहते हुए भी आज हम ट्रायंगल को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ फोन आ गया बेटा अर्जेंट, एक कोई रिलेटिव आए हैं, मैंने बोल दिया कि 10 मिनट का वेट करवाओ, उनका 10 मिनट का वेट करवाओ। बताया था ना भैया जो आए हुए हैं ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल से, जो कल हॉस्पिटल में थे, तो वो अभी वहां से रिलीव होके घर पहुंच गए, वहां से भी रिलीव हुए हैं, घर पहुंचे जस्ट अभी तुरंत। तो घर से फोन आया था कि आप एक बार आ जाओ, वो आ गए हैं। सुनो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ टास्क देके जा रहा हूं, इसे करना बेटा। देखो ये एक ट्रायंगल, तीन बन गए ना, तीन ट्रायंगल कौन कौन से हैं आप कहना, एबीसी, एबीडी और एडीसी।
काउंट करने का तरीका होता है बेटा, इस पर ना आप नंबरिंग कर लो ऐसे 1 और 2, फिर इस 1 और 2 को आपस में जोड़ लो, ये 3 हो गया। ये कंसेप्ट सब में काम आएगा। अब थोड़ी कहानी लंबी हो जाएगी ना, थोड़ी कहानी लंबी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं, इसको अपन बेटा कल ही पढ़ लेंगे, चिंता मत करो, आराम से पढ़ेंगे। कल मतलब मंडे को, कल मतलब मंडे को। मंडे की क्लास का टाइटल कोई भी होगा बेटा, मंडे का टाइटल कोई भी होगा, पढ़ेंगे अपन काउंटिंग फिगर ही। 1 2 3 4 इनको जोड़ दीजिए, 10 बनेंगे। 10 ये 10 कहां कहां बने, क्लियर हो गया? तो ऐसी कोई आकृति बने ना, इसमें 1 और 2 का मतलब क्या हो गया, 3। 1 और 2 3 का मतलब क्या हो गया, 6। 1 2 3 4 का मतलब क्या हो गया, 10। 1 2 3 4 5 का मतलब कितना हो गया, 15। बस ये एक सवाल कर लीजिए, बाकी अपन मिलेंगे बेटा मंडे को। तो मंडे को काउंटिंग ऑफ फिगर का अगला पार्ट करवाया जाएगा दोस्तों। फिलहाल के लिए आप इतना ही काम कीजिएगा। समय 25 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ क्लास बेटा, कुछ इमरजेंसी इसलिए, बाकी बातें करेंगे अगली बार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।